हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक्स में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर 2 की फर्स्ट क्लास है। वैसे तो चैप्टर 2, 3, 4 जो है एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक्स का वो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में प्रैक्टिकल क्लासेस में कर लिया था थ्रू आर वाले में, लेकिन तब कॉन्सेप्ट इस बुक से नहीं था, सिर्फ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स करने थे। तो अब इस बार कॉन्सेप्ट भी दे दिया है। अब 2, 3, 4 का कॉन्सेप्ट करना क्यों जरूरी है? 2, 3, 4 की सारी चीजें आपको आती है, अपने गुजराती से पढ़ रखा है, लेकिन वहां पे थोड़े टर्म्स अलग अलग यूज होते थे, यहाँ पे टर्म्स थोड़े अलग यूज होते, थोड़े अलग तरीके से यहाँ पे प्रूव करते हैं चीजों को। तो जो सेम होगा उसको हम लोग हटा देते हैं। मतलब पहले आपको गुजराती का पढ़ना है चैप्टर 2, 3, 4, फिर यहाँ पे पढ़ना है, तो फिर आपको सारी बातें रिकॉल हो जाएगी। और जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है उनको फिर पीछे पुरानी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो 2, 3, 4 इस चैप्टर का इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आगे जो हमारा 12, 13, 14, 15, 16, 17 जो टोटल 5 चैप्टर्स हैं उसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, उसमें जो एग्जांपल्स यूज हो रहे हैं, उससे हम फैमिलियर हो, हमारे लिए बिल्कुल नया ना लगे। ठीक है, हर बुक की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, तो इस बुक की लैंग्वेज गुजराती से अलग है। उस लैंग्वेज से फैमिलियर होने के लिए हमें 2, 3, 4 करना ही पड़ेगा। तो आपने सिंपल रिग्रेशन मॉडल पहले भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ते हैं, और सारी बातें आपको रिकॉल होती जाएंगी। तो सबसे पहले ये बताओ कि आपने इस टाइप का मॉडल पढ़ा हुआ है ना? किस टाइप का मॉडल? अगर एक सिंपल इक्वेशन लिखें तो अ सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस u। अच्छा, एक चीज और है, गुजराती में कैपिटल X का मतलब होता था डेटा और स्मॉल x का मतलब होता था x माइनस एक्स मीन, लेकिन यहाँ पर ये गुजराती की लैंग्वेज थी तो आपको कंफ्यूज नहीं करना। बट हेयर वुल्ड्रेज में स्मॉल x ही हमारा डेटा के लिए यूज हो रहा है, और फिर x माइनस एक्स बार इसका सम होगा 0। हमने पहले समेशन ऑफ स्मॉल एक्स 0 पढ़ा था, लेकिन अब समेशन ऑफ स्मॉल एक्स 0 नहीं होगा। समेशन ऑफ स्मॉल एक्स इज नॉट 0 क्योंकि x ही हमारा डेटा होगा। तो प्रेजेंटेशन पे ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं कि स्मॉल एक्स को ये क्यों लिखते चले जा रहे, स्मॉल एक्स का मतलब तो समेशन तो 0 होता है, वैसा कुछ नहीं होने वाला। स्मॉल एक्स यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह पे यूज किया गया है। ठीक है बच्चे, तो ये जो स्मॉल एक्स है ये ऑब्जर्वेशन है, दिस इज नॉट एक्स माइनस एक्स बार। स्मॉल वाई भी यूज कर लेते हैं और सिंपली वाई भी लिख सकते हैं। ये मॉडल सबने पढ़ रखा है। अब वाई और एक्स के नाम क्या क्या थे, कुछ याद है आपको? वाई को किन किन नामों से जानते हैं हम लोग? वाई के लिए यूज करते थे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स के लिए क्या यूज करते थे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, क्योंकि y ही एक्सप्लेन होता था, किसकी वजह से? x की वजह से। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, और ये हो जाएगा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, क्योंकि हम जैसी x की वैल्यू डालेंगे वैसा y दिखेगा। ज़्यादा मुझे इस पे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब अगर इसको जानते हैं रिस्पॉन्स नाम से, रिस्पॉन्स वेरिएबल, तो इसको बोलेंगे कंट्रोल वेरिएबल। ये रिस्पॉन्स और कंट्रोल आपने नहीं पढ़ा था। कंट्रोल मतलब जो कंट्रोल करता हो, मीनिंग से क्लियर ही है। अगर आपको बोला जाता कि एक्स और वाई में कौन सा रिस्पॉन्स है कौन सा कंट्रोल है, तो इतना तो आइडिया आप लगा ही लेते कि भाई एक्स जो है वो वाई को कंट्रोल कर रहा है तो एक्स इज कंट्रोल वेरिएबल, एंड जो रिस्पॉन्स दे रहा है वाई में चेंजेस दिख रहा है इसलिए वाई रिस्पॉन्स वेरिएबल। इसको हम लोग प्रेडिक्टेड वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिक्टेड वेरिएबल। और इसको प्रेडिक्टर वेरिएबल। अगर आपसे पूछा जाता कि विच वन इज प्रेडिक्टर एंड विच वन इज प्रेडिक्टेड, तब तो आप बता देते। तो मीनिंग से ही क्लियर हो जाता है कि कौन से वेरिएबल को कौन सा नाम कहा जा रहा है। रिग्रेसेंड, और इसको बोलते हैं रिग्रेसर। एक्स को बोलते हैं रिग्रेसर और वाई को बोलते हैं रिग्रेसेंड। ठीक है, तो ये तो आपको पता था। अब इसमें जो u है, u को क्या बोलते हैं? याद है? u को क्या बोलते हैं? इस u को
एरर टर्म, यू को क्या बोलते हैं? एरर टर्म। तो बस ये सब रिकॉल कर रहे हैं, यू इज कॉल्ड एरर टर्म और डिस्टर्बेंस। एरर टर्म और डिस्टर्बेंस टर्म ये सब आपने पढ़ा है इन द रिलेशनशिप। अब ये बताता है इट, मतलब यू की बात हो रही है, इट रिप्रेजेंट्स, देखो कुछ चीजें तो एक्स में डाली जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होती है उनको एक्स में रखते हैं, और जो छोटे छोटे अफेक्ट करते हैं मतलब 1%, 0.1%, बहुत कम अफेक्ट करते हैं, उन सब को हम लोग एरर में ले लेते थे, याद होगा आपको। तो इट रिप्रेजेंट्स द फैक्टर्स अदर देन एक्स, फैक्टर्स अदर देन एक्स, ये सब भी हम लोगों को पता है। यू को अनऑब्जर्व्ड भी, अब यू टर्म क्यों यूज किया गया है? यू इज derived from unobserved, stands for unobserved। unobserved का जो पहला लेटर है u, उसी से u लिया गया ताकि याद रहे कि u वेरिएबल जो है वो कोई कोर वेरिएबल नहीं है, ये unobserved मतलब एरर वेरिएबल में काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ डेल्टा u इज इक्वल टू 0, मतलब अगर चेंज इन एरर 0 हो जाए, अगर एरर में कोई चेंज ना हो, देन y इज इक्वल टू क्या था हमारा? बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस यू। आपने बच्चे एमएमई में मैथ्स में एक रूल पढ़ा होगा, डिफरेंस मेथड, चैप्टर 20 में पढ़ा था डिफरेंस मेथड। तो अप्लाइंग डिफरेंस मेथड, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, अप्लाइंग डिफरेंस मेथड, इसमें जब डेल्टा y करोगे तो इधर आ जाएगा डेल्टा बी नॉट प्लस, यहाँ पे दो चीजें हैं, तो डिफरेंस भी प्रोडक्ट रूल ओबे करता है, डिफरेंस भी प्रोडक्ट रूल ओबे करता है। तो अगर आपने बीटा 1 को कांस्टेंट रखा है तो डेल्टा x, नेक्स्ट टाइम अगर x को कांस्टेंट रखा है तो डेल्टा बीटा 1, और फिर u तो अकेला है तो डेल्टा u। अब आपको बता दें कि ये कांस्टेंट है इसलिए ये 0 होगा, ये भी कांस्टेंट है इसलिए ये 0 होगा, और ये तो हमें गिवन है कि डेल्टा u अगर 0 है। देन बचा क्या? डेल्टा y इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू डेल्टा x, मतलब अगर हम x में बता दें कि 10% चेंज कर रहे हैं तो y में कितना चेंज होगा? y में होगा बीटा 1 इंटू 10%, बीटा 1 से मल्टीप्लाई करके फिर y का चेंज निकलेगा। x में हम जितना चेंज करेंगे उसको बीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर y का चेंज निकलेगा। क्लियर? ये सब वुल्ड्रिज में भी लगभग सेम है, इसलिए जल्दी जल्दी में बस रिकॉल करते हुए निकल रहे हैं, ताकि आप बुक नहीं भी पढ़ोगे तो आपकी सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करा दे रहे हैं क्लास में। मतलब अगर आपने मेरा लेक्चर ले लिया, नोट्स बना लिया, आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, आप माइक्रो मैक्रो या दूसरी चीज़ों में बिजी हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है 2, 3, 4 को बुक से पढ़ने की, वुल्ड्रिज की मैंने करा दिया, दैट्स एनफ, ठीक है। यहाँ देखो बीटा 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा 1 इज दी, सारे टर्म्स तो क्लास में आपको एक्सप्लेन कर ही देंगे। बीटा 1 इज दी स्लोप पैरामीटर, ये आपको पता है, स्लोप पैरामीटर, एंड बीटा नॉट इज इंटरसेप्ट। अब स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होता है इसके बारे में आपको आइडिया? इंटरसेप्ट का मतलब होता है इवन इफ x इज 0 y हैज सर्टेन वैल्यू दैट इज बीटा नॉट, और बीटा 1 बताता है कि अगर x 1 यूनिट से चेंज हो रहा है तो y में कितना चेंज होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा 1। सब याद है स्लोप और इंटरसेप्ट? जिन्होंने इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ा है, बेसिक इकोनोमेट्रिक्स, वो पहले गुजराती से चैप्टर 2, 3, 4 कर ले, अगर मौका मिलता है तो 5 भी कर ले, कम से कम इतना कर ले ताकि वुल्ड्रिज का 2, 3, 4 जो है वो हम लोग आराम से समझ पाए। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेंसी ऑफ u इज इक्वल टू 0, ये एक एजम्पशन जो है ना ये बनाई गई है, एजम्पशंस मेड। इसका मतलब है कि सारे के सारे लाइन जो हैं, जो भी हमने लाइन की इक्वेशन बनाई है, y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2x, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन इसी लाइन पे लाई करेंगे, या जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सपेक्टेड एरर इज 0।
मतलब ऑब्जर्वेशन जो है वो उसी के आसपास है और बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जितना पॉजिटिव डेविएशन उतना ही नेगेटिव डेविएशन, या फिर बिल्कुल लाइन पे भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखो EU इज इक्वल टू 0, तो इसके दो केस हो सकते हैं, या तो सारे पॉइंट्स बिल्कुल मैथमेटिकल लाइन या मैथमेटिकल फंक्शन में सेट हो जा रहे हैं, या फिर जितना पॉजिटिव डेविएशन है उतना ही नेगेटिव डेविएशन भी है। ठीक है, अब यहां पर लिखने का तरीका है एक्सपेक्टेंसी ऑफ u बाई एक्स की एक्सपेक्टेंसी नहीं निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल बोलते हैं। कंडीशनल मतलब फॉर गिवन x, कंडीशनल दैट इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ u फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x, उसको लिखते हैं एक्सपेक्टेंसी ऑफ u बाई एक्स। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ u फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ u एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो u इज, इसका मतलब है कि u बाई एक्स लिखो या u लिखो बात बराबर ही है। तो इसका मतलब है u इज मीन इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? ऐसे तो u और x अलग अलग होंगे, ध्यान से सुनो, u इज नॉट इक्वल टू u बाई एक्स, लेकिन जब एक्सपेक्टेंसी लेते हैं यानी जब मीन लेते हैं तब दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए कहा गया है u इज मीन इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट इज फुल इंडिपेंडेंस। मतलब जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे तो जो एरर का होगा वही कंडीशनल एरर का भी होगा। अभी आपको सब याद होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू, ऐसा हम लोग कहाँ पढ़ते थे, इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू एक्स। ये कैसा फंक्शन होता था? PRF। डिफरेंस क्या है कि अब कैपिटल X की जगह स्मॉल x दिख रहा है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अब जो बुक बदल गई है तो कैपिटल X ही यहाँ पर स्मॉल x के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x। बीटा 1 क्या है? तो आपको पता है कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x, for given value of x, the distribution of y is centered about expected value of y by x। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा डायग्राम आप पहले भी देख चुके हो, ये कोई x1 है, ये कोई x2 है, ये कोई x3 है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x मतलब तीन वैल्यूज अलग अलग लेकर के देखते हैं। x1 पे ये बहुत सारे y हमने ऑब्जर्व किए, तो y का अगर ये देखोगे तो दिस इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ y अपॉन x1, तो सारी वैल्यूज इसी के अबाउट मीन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। मतलब यहाँ भी बहुत सारे हैं, इट्स लाइक दिस वे। तो इसका जो मीन है दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कंडीशनल विथ x2 वैल्यू। तो यही इनका कहने का मतलब है। समझ में आ गई बात कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो सब सेंटर्ड होंगे, मतलब उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी कुछ, उसी के लेफ्ट और राइट में सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। समझ में आ गई बात? PRF का यही होता है। और एक्सपेक्टेंसी ऑफ, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ y बाई एक्स PRF का जो देख रहे हैं वो लीनियर फॉर्म है ना, ऑब्वियसली लीनियर फॉर्म है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ y बाई एक्स एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x। अब ज़्यादा मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि PRF क्या होता है, पॉपुलेशन, रिग्रेशन फंक्शन, सब आपको एग्जाम्पल याद होगा, चैप्टर 2 में हमने कर रखा था, SRF भी निकाल रखा था, सब आपको याद होगा। यहाँ पर y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस u, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, तो उसका बस नेम बदल गया है। इसको कहते हैं सिस्टेमैटिक पार्ट ऑफ y एक्सप्लेन्ड बाय x। किसके थ्रू एक्सप्लेन्ड होता है? y। और ये जो u है ये है अनसिस्टमेटिक या नॉन सिस्टमेटिक भी बोलते हैं, अनसिस्टमेटिक पार्ट नॉट एक्सप्लेन्ड बाय x। इसमें x का कोई रोल ही नहीं है बच्चे,
ये तो एक्स से दूसरे वेरिएबल्स जो होंगे उन सबको लेता होगा यू। ठीक है, तो आइडिया तो लग गया। अब डेरिवेशन, डेराइविंग दी OLS एस्टिमेट्स। देखो पहले भी हमने डिराइव किया हुआ है। पहले हमने कैसे डिराइव किया हुआ है? कैलकुलस यूज करके या मैथमेटिकल इक्वेशन बना करके इस तरीके से डिराइव किया था। अब थोड़ा अलग तरीके से डिराइव करेंगे, यूजिंग टू एजम्पशंस। यूजिंग टू एजम्पशंस, तो यूजिंग एजम्पशंस इसलिए ये मुझे कराना पड़ रहा है क्योंकि ये वहाँ से थोड़ा अलग है गुजराती से। कौन कौन से दो एजम्पशंस बच्चे? तो पहला है कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा है कोवेरिएंस ऑफ x एंड u इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ x u इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इन दो एजम्पशंस को लेते हुए हम लोग अपना पूरा OLS जो है उसको ये करेंगे, डिराइव करेंगे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले फ्रॉम 1 एक्सपेक्टेंसी ऑफ u इज इक्वल टू 0, ये तो पता है सबको। अब u का मतलब क्या है? u का मतलब है y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस u लिखते हैं। तो u की वैल्यू हो जाएगी y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x एक्सपेक्टेंसी। अब एक्सपेक्टेंसी जब लगाओगे तो SRF में इन सैंपल रिग्रेशन फंक्शन व्हेन वी हैव फाइनाइट डेटा, सैंपल में तो भाई फाइनाइट डेटा होता है ना, चाहे 400 हो चाहे 500 हो, यूजिंग R हमें पता है कि हम उसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनफाइनाइट थोड़ी होता है या ऐसे ही थ्योरेटिकली थोड़ी करना है। तो सैंपल में तो डेटा कलेक्ट होगा भाई और डेटा फाइनाइट होगा। तो वी हैव फाइनाइट डेटा, तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब हो जाता है समेशन x बाई n इन फाइनाइट डेटा। ये आपने स्टैट्स में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी का मतलब हो जाएगा समेशन y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x और अपॉन में n इज इक्वल टू 0। अब इसको पूरे को ओपन करो तो समेशन yi बाई n माइनस बीटा नॉट के साथ n लग जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट पे जब समेशन लगाते तो n लगता है। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे, ये सब आपको पता है। समेशन ऑफ x बाई n इज इक्वल टू 0। अब यहीं पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस होती है बच्चों के कि समेशन स्मॉल x 0 कर दे, यहाँ पर नहीं होगा 0। ये हो जाएगा y मीन माइनस ये n कैंसिल बीटा नॉट माइनस बीटा 1 और x मीन इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y मीन माइनस। अच्छा, और जब सैंपल हो गया है तो सब पे हैट हैट नहीं लगेगा। ध्यान से देखो, ये एस्टिमेटर हो गया ना, तो यहाँ पे हैट लगाना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि सैंपल में काम चल रहा है। तो y मीन माइनस इज इक्वल माइनस, या उधर लेते जाओ, बीटा नॉट हैट। बीटा नॉट हैट मतलब बीटा नॉट का एस्टिमेटर जो सैंपल में होता है। इसके लिए हम लोग पहले स्मॉल b नॉट और स्मॉल b1 यूज करते थे। बीटा नॉट हैट प्लस बीटा 1 हैट x बार, ये हो गया। अब यहाँ से जब आप बीटा नॉट हैट निकालोगे तो y मीन माइनस बीटा 1 हैट x बार। ठीक है, इसको मान लो कुछ इक्वेशन, अभी तक कुछ माना है हमने। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम 2 जो कोवेरिएंस की बात हो रही थी, कोवेरिएंस यानी एक्सपेक्टेंसी ऑफ x इंटू यू इज इक्वल टू 0। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ x इंटू यू इज इक्वल टू 0। क्यों कोवेरिएंस? क्योंकि कोवेरिएंस का हो जाता है फॉर्मूला एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू एक्स माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू इंटू एक्सपेक्टेंसी ऑफ x। अब एक्सपेक्टेंसी ऑफ u तो 0 होने वाला है, तो बचेगा यू एक्स माइनस 0, तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू एक्स। समझ में आ गई बात? ये लिखने का तरीका होता है, क्योंकि फर्स्ट अजम्पशन में तो हमने माना है कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ u इज 0, इसलिए बचेगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू एक्स। समझ में आ रही है बात?
तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्सपेक्टेंसी अब x और u की जगह पे वही लिखेंगे जो इधर लिखा था हम लोगों ने, दिस टर्म y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसको जब एक्सपेक्टेंसी के अंदर में करेंगे तो x इंटू वाई माइनस बीटा नॉट एक्स माइनस बीटा 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा। एक काम करो, ऐसे फिर हम लोग उस रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे जो हमें प्रूव करना है। पुटिंग जो हमने एक निकाला है ना, ये बीटा नॉट हैट, इसी को करेंगे। तो पहले SRF में कर लेते हैं, फिर उसको पुट करेंगे इन SRF। तो समेशन लग जाएगा x y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x इज इक्वल टू 0। नीचे n है, n उधर चला गया, 0 हो गया, 0 इंटू n 0 ही हो गया, 0 इंटू n 0 हो गया। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, तो पुटिंग बीटा नॉट और हैट भी तो लगेगा SRF में। पुटिंग बीटा नॉट हैट इज इक्वल टू वाई मीन माइनस बीटा 1 हैट इंटू एक्स। तो ये मिलेगा हमें समेशन x y माइनस वाई मीन और बाहर निकलेगा तो प्लस बीटा 1 हैट x माइनस बीटा 1 हैट x इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या। अच्छा बच्चे, यहाँ पर मीन था ना, देखो ऊपर में, ये देखो मीन था ना, वही तो। ऐसे कैसे फिर रिजल्ट ही नहीं आएगा, जब बीटा 1 हट ही जाएगा तो बचेगा क्या, तो मीन था, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। अब मीन था तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना है। अब करेंगे तो समेशन x y माइनस वाई मीन, अब मतलब इस पेयर को अलग कर दिया और फिर इसको अलग करेंगे, फिर माइनस कॉमन ले लिया, बीटा 1 हैट समेशन x माइनस x मीन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बीटा 1 हैट जब निकालोगे तो समेशन x y माइनस वाई मीन अपॉन में समेशन x माइनस x मीन। अच्छा, कुछ होल स्क्वायर वगैरह भी हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है, इतना तक आ गए हम लोग। अब ध्यान से देखें, अगर आप ऊपर वाले को एक्सपैंड करते हो x से मल्टीप्लाई करके, तो इसको अभी हम लोग सीधा लिख देते हैं समेशन x i माइनस x मीन। अभी बताएंगे कैसे हुआ, y i माइनस वाई मीन, न्यूमरेटर आ गया ये और डिनोमिनेटर आ गया x i माइनस x मीन का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे हुआ ये, हाउ समेशन x y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू समेशन x i माइनस x मीन इंटू वाई आई माइनस वाई मीन एंड समेशन x माइनस x मीन इज इक्वल टू समेशन x i माइनस x मीन का होल स्क्वायर। ये कैसे, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले आप ये राइट हैंड साइड को ही लेकर के आगे बढ़ो, तो समेशन x i माइनस x मीन का होल स्क्वायर, x i माइनस x मीन का होल स्क्वायर, तो समेशन के अंदर में खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, x i स्क्वायर माइनस है बीच में प्लस मीन का स्क्वायर माइनस 2 मीन इंटू एक्स आई। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर, मीन के साथ लग जाएगा n माइनस 2 मीन बाहर और समेशन ऑफ एक्स आई। देखो हमें बचाना क्या है, मीन को रखना है और एक x भी रखना है, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर और ये आ गया मीन का स्क्वायर n माइनस 2, और इसकी जगह पे हम लोग समेशन एक्स आई की जगह पे नहीं लिख सकते, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन n, तो समेशन एक्स आई हो जाएगा n इंटू एक्स बार, तो 2n इंटू एक्स बार का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये सब आप लोग पहले भी कर चुके हो। समेशन एक्स आई जो है वो हो जाएगा n इंटू एक्स बार, तो n इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक n बचेगा और बार का स्क्वायर। अब समेशन एक्स आई स्क्वायर, देखो एक मीन बचा करके रखना है, यहाँ पर सिंगल मीन है तो एक मीन बचाना है और फिर एक बचेगा n इंटू एक्स मीन,
एक मीन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और n इंटू समेशन x बाई n, n कैंसिल। अब देखो समेशन के अंदर में चला गया समेशन x इंटू एक्स मीन। अब समेशन जब कॉमन कर देंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस एक्स मीन आ नहीं गया। तो उसी तरीके से आप उसको भी प्रूव कर सकते हो, न्यूमरेटर को भी। RHS ले लेना, पहले RHS ले लेना, और आपके पास लास्ट में ये टर्म बचेगा। बस ध्यान ये रखना कि जहाँ मीन का स्क्वायर आ रहा होगा, एक मीन को रखना इस तरीके से, एक मीन को रख देना और दूसरे मीन को फिर समेशन में तोड़ देना, फिर कॉमन ले लोगे तो अपने आप आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बीटा वन हैट का, और जब बीटा वन हैट आ जाएगा तो फिर बीटा नॉट भी निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये तो हम लोग पहले भी फॉर्मूला पढ़ रखे हैं ना, बीटा वन हैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई अपॉन में समेशन स्मॉल एक्स का स्क्वायर। पढ़े हुए हैं या नहीं? लेकिन यहाँ पर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या है, अलग है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं। सो बीटा वन हैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल एक्स माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन अपॉन में समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो वाई आई हैट मतलब सैंपल में इज इक्वल टू बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट एक्स आई, बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट इंटू एक्स आई। तो यू आई कितना हो जाएगा, यू आई हैट हो जाएगा, मतलब एरर का एस्टिमेटर इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई आई हैट के, क्योंकि एक्चुअल वाई आई जो है सैंपल का वो तो बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट एक्स आई और प्लस यू आई का एस्टिमेटर होगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो एरर के साथ होगा ना, और जो लाइन पे लाई करेगा उसमें एरर थोड़ी होगा, जो ऊपर या नीचे होगा उसमें एरर होगा एक्चुअल वैल्यू में। ये तो एस्टिमेटेड वैल्यूज होती है ना हैट वाली, ये तो एक्चुअल वैल्यू होती है। इसको आप एस्टिमेटेड मतलब लाइन के अकॉर्डिंग कितना आएगा, एंड दिस वन इज एक्चुअल। ठीक है, तो अब यू आई हैट जो है वो हमारा आ चुका है वाई आई माइनस वाई आई हैट। अब आप समेशन ऑफ यू आई हैट स्क्वायर को करोगे तो समेशन वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर करोगे, वाई आई हैट का स्क्वायर करोगे। अब स्क्वायर करोगे तो पूरा खुलेगा, लेकिन पहले हैट की वैल्यू डालेंगे, ये तो एक्चुअल वाई आई है, और वाई आई हैट आ जाएगा बीटा नॉट हैट, फिर माइनस है तो माइनस आएगा, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस बीटा वन हैट इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि समेशन ई आई ज़ीरो हो जाता है और समेशन ई आई एक्स आई भी ज़ीरो हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन किससे निकल करके आता है, ये कैलकुलस से, फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलस कंडीशन। ये हमने गुजराती में प्रूव किया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलस कंडीशन, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट हैट माइनस बीटा वन हैट एक्स आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया ये, और ये हो जाएगा समेशन एक्स आई वाई आई माइनस बीटा नॉट हैट माइनस बीटा वन हैट एक्स आई इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों को बच्चे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहते हैं। तो ये हो गया OLS मेथड यू आई स्क्वायर को ज़ीरो कर कर निकालने का। ठीक है, तो ये सब तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अब देखो कि वाई हैट इज इक्वल टू बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट इंटू एक्स आई लिखा, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एस आर एफ, एस आर एफ। और अगर इसमें हम लोग डेल्टा वाला मेथड लगा दें तो चेंज इन बीटा नॉट हैट, फिर यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल डेल्टा एक्स आई प्लस एक्स आई इंटू डेल्टा बीटा वन हैट, तो ये तो ज़ीरो ही हो जाना है, ये भी ज़ीरो हो जाना है। तो डेल्टा वाई हैट इज इक्वल टू बीटा वन हैट इंटू डेल्टा एक्स आई, तो बीटा वन हैट आ जाएगा चेंज इन वाई हैट अपॉन चेंज इन एक्स आई। तो अगर आपको पता हो कि एस्टिमेटेड वैल्यू y में कितना चेंज हो रहा है और x में कितना चेंज हो रहा है, तो आप वहाँ से भी सीधा रेशियो से क्या निकाल सकते हो, बीटा वन हैट।
ठीक है, तो ये चेंज वाला मेथड इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हमें चेंज दे देता है कि सपोज x इज चेंजिंग बाय 2 यूनिट्स एंड वी सी दैट y इज चेंजिंग बाय 5 यूनिट्स, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बीटा 1, ये एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1। तो फिर हमें पता है भाई बीटा 1 हैट इज इक्वल टू चेंज इन y हैट बाई चेंज इन xi, तो y में 5 यूनिट चेंज हुआ था जब हमने x में 2 यूनिट किया था, तो 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा स्लोप। समझ में आई बात? तो ये सारी बातें थी। अब हम लोग आ रहे हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ OLS स्टैटिस्टिक्स। अलजेब्रिक, ये सब आपको पता है, बस याद दिला रहे हैं। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ OLS स्टैटिस्टिक्स। OLS स्टैटिस्टिक्स बोले तो वही स्मॉल b1 और b2, यहाँ पर बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट और एरर वगैरह ये सब आ जाएगा। तो पहला, इसमें टोटल आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी दी, और भी प्रॉपर्टीज होंगी लेकिन अभी फिलहाल 3 है और उसके ऊपर बेस्ट एक रिजल्ट करेंगे, फिर बाद में दूसरी प्रॉपर्टीज आएंगी। तो अभी फिलहाल 3 प्रॉपर्टीज है। द सम एंड देयरफॉर द सैंपल एवरेज of the OLS residuals is 0, यानी सम एंड देयरफॉर द सैंपल एवरेज ऑफ OLS रेसिडुअल्स यानी समेशन ऑफ UI इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से आया था, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से। दूसरा है दी सैंपल कोवेरियंस, इस पे हैट लगेगा, द सैंपल कोवेरियंस बिटवीन, द सैंपल कोवेरियंस बिटवीन दी, वही EI और XI वाली बात हो रही है, बिटवीन दी रिग्रेसर, रिग्रेसर मतलब X की बात हो रही है, एंड दी OLS रेसिडुअल, OLS रेसिडुअल बोले तो EI की बात हो रही है, OLS रेसिडुअल्स इज 0। तो पहले जो हम लोग समेशन EI XI लिखते थे, अब उसको नाउ अब हम लोग लिखेंगे समेशन XI और UI हैट इज इक्वल टू 0। ये लिखने का तरीका होगा, बस कैपिटल X स्मॉल x से रिप्लेस हो गया है और EI जो है वो UI हैट के फॉर्म में लिखा जा रहा है। थर्ड पॉइंट है द पॉइंट, भाई x बार और y बार जो है दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, चाहे SRF हो चाहे PRF हो, सबको सेटिस्फाई करते हैं। द पॉइंट x बार y बार इज ऑलवेज ऑन द OLS regression, the point x bar y bar is always on the OLS regression line. In other words, if we take equation y hat is equal to beta naught hat प्लस बीटा 1 हैट XI, एंड जो हम लोग पुट इन लिखते हैं ना या पुटिंग, उसको प्लग इन बोलते हैं, एंड प्लग इन x बार फॉर x, देन हमें क्या मिलेगा? अगर हम x की जगह पे x बार डाल दें तो भाई इसकी जगह पे भी y बार मिल जाएगा। प्रेडिक्टेड वैल्यूज जो इस लाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यूज। देन वी गेट दी प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y बार। ठीक है, ये हो गया, मतलब ये तीनों हमने OLS की अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज OLS एस्टिमेट्स की देख ली। अब इसके ऊपर कुछ और हमें काम करना है, कुछ नोटेशंस नए सीखने हैं। अभी कोई प्रॉपर्टीज नहीं कर रहे हैं, अब थोड़ा सा डेरिवेशंस कर रहे हैं। 3 टर्म आपको बताया जा रहा है, वो आपको याद रखना है। SST वैसे ही आपने एनोवा टेबल में पढ़ा था,
वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर का सम जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे एस एस टी। उसके बाद से एस एस ई मतलब एरर सम ऑफ स्क्वायर्स, तो ये हो जाएगा वाई आई हैट माइनस वाई मीन का स्क्वायर। मतलब अगर आप एस आर एफ की एक्सपेक्टेड वैल्यू में से अगर आप एवरेज को माइनस करके स्क्वायर करके सम करते हो तो एस एस ई हो गया, और एक्चुअल वाई में से अगर वाई मीन को माइनस करते हो यानी ये पी आर एफ का हो गया, समझ लो। एक्चुअल वाई में से या पी आर एफ की जरूरत क्या है, एक्चुअल वाई में से अगर वाई मीन को माइनस करके स्क्वायर करके सम करते हो तो ये एस एस टी हो गया, और एस एस आर जो है ये हो गया समेशन ऑफ यू आई हैट का स्क्वायर, मतलब रेसिड्यूअल सम ऑफ स्क्वायर्स जिसको बोलते हैं। ये तीनों टर्म आपको समझ में आ गए। अब इन तीनों टर्म का एक क्वेश्चन है, प्रूफ एस एस टी इज इक्वल टू एस एस ई प्लस एस एस आर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो एस एस टी से स्टार्ट करेंगे। एस एस टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। अब इसमें बीच में देखो किसकी कमी लग रही है, एक वाई आई हैट की कमी लग रही है, तो माइनस कर देंगे वाई आई हैट और प्लस कर देंगे वाई आई हैट, और माइनस वाई मीन तो था ही, मतलब हमने सब्ट्रैक्ट और ऐड सेम चीज को कर दिया। अब इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर दो, एक ये और एक ये, और होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ दो, तो समेशन वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर प्लस समेशन वाई आई हैट माइनस वाई मीन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन वाई आई माइनस वाई आई हैट फिर वाई आई हैट माइनस वाई मीन। ठीक है, तो एक्चुअली में यू आई होता क्या है, सिंस यू आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई आई हैट होता है, तो दिस इज योर यू आई, फिर दिस इज योर यू आई, वाई आई माइनस वाई हैट। सो एस एस टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ यू आई का स्क्वायर प्लस समेशन वाई आई हैट माइनस वाई मीन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन यू आई वाई आई हैट माइनस वाई मीन, वाई आई हैट माइनस वाई मीन। अब देखो गौर से, एस एस टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर, यू आई स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं एस एस आर, एक्चुअली में ये यू आई हैट हो गया। ठीक है, एक मिनट इसको चेंज कर लो। तो एस एस आर अभी तो बताया था ना, एस एस आर, तो ये टर्म तो चलो एस एस आर हो गया, और ये टर्म भी हमारा बच रहा है एस एस ई, तो दिस इज एस एस ई। लेकिन अब ये टर्म हो गया जीरो, अब ये कैसे हुआ जीरो वही देखना है हम लोगों को, थोड़ा सा वर्किंग अलग से करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ समेशन यू आई हैट वाई आई हैट माइनस वाई मीन इज इक्वल टू जीरो। तो देखो जरा सा, इसको जब करेंगे तो समेशन यू आई वाई आई हैट की जगह पे क्या डालेंगे, बीटा वन हैट एक्स आई माइनस एक्स आई मीन, पूरा ही डल गया। देखो कैसे, क्योंकि वाई आई हैट इज इक्वल टू होता है बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट इंटू एक्स आई, और वाई मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट इंटू एक्स आई मीन। फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, वाई आई हैट माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बीटा वन हैट एक्स आई माइनस एक्स आई मीन। तो यहाँ मीन लगा दिया, यही चीज़ बच रही है ना, इसलिए डायरेक्टली हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको जब ओपन करोगे तो बीटा वन हैट आएगा बाहर में यू आई इंटू एक्स आई, फिर माइनस बीटा वन हैट आएगा बाहर में समेशन ऑफ यू, एक मिनट, और एक्स आई मीन भी बाहर में आ जाएगा समेशन ऑफ यू आई।
1 इज इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं? और हमें पता है बाय सेकेंड एजम्पशन की यू आई हैट, 1 मिनट, यू आई हैट था, यू आई हैट लगा लो, आदत थी हमें ई आई लिखने की ना। अब यू आई हैट इंटू एक्स आई भी 0 होता है और समेशन ऑफ यू आई हैट भी 0 होता है, तो इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरीके से 0 हुआ। तो हर चीज़ लगभग हमें आता है, बस एक नई चीज़ हम लोगों ने सीखी, वो क्या थी कि एस एस टी इज इक्वल टू, इस पे ज़्यादा फोकस किया इस बुक में। एस एस टी, एस एस आर, एस एस ई, यही सब वर्ड सब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया एस एस टी मतलब एक्चुअल वाई में से उसके एवरेज का डिफरेंस, और ये क्या एस एस ई, एस्टिमेटेड वाई बाई एस आर एफ माइनस उसका एवरेज का स्क्वायर का सम, और एस एस आर तो आपको पता ही है रेसिडुअल के स्क्वायर का सम। अब इसके बाद बच्चे हैं गुडनेस ऑफ फिट। एक और लास्ट टॉपिक आज का कर लेते हैं, गुडनेस ऑफ फिट। फिर नेक्स्ट क्लास में नॉन लीनियरिटीज इन सिंपल रिग्रेशन, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो करते हैं गुडनेस ऑफ फिट। तो राइट डाउन हेडिंग गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसको मेजर करता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, वही सारी बातें हैं। तो एक नोट लिख लो, आर स्क्वायर इज कॉल्ड दी, जो कि हमें पहले से पता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम कहाँ से बोलती है पहले से पता है, तो वो सेमेस्टर 4 का पहले चैप्टर 2, 3, 4 जो है वो तीनों पढ़ लें गुजराती से, तो आपको भी इजी लगने लगेगा। नेक्स्ट इज आर स्क्वायर इज द रेशियो ऑफ द एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, मतलब जो एक्सप्लेन्ड वेरिएबल का है कंपेयर्ड टू द टोटल वेरिएशन। मतलब वेरिएशन दो टाइप का होता है ना, एक एक्सप्लेन्ड और एक अनएक्सप्लेन्ड। तो एक्सप्लेन्ड बाय टोटल कंपेयर्ड विथ टोटल वेरिएशन। नेक्स्ट इज इट इज इंटरप्रेटेड as the fraction of sample variation। सैंपल में कितना वेरिएशन हो रहा है इन y that is explained by x, उसी को लैंग्वेज को बदल करके लिख दिया, that is explained by x। नेक्स्ट पॉइंट है 100 इंटू अगर आर स्क्वायर करते हो तो ये परसेंटेज बताएगा, परसेंटेज ऑफ द सैंपल वेरिएशन इन y that is explained by y gives percentage of the sample variation in y that is explained by x। मतलब खाली अगर आर स्क्वायर निकालते हो तो वो फ्रैक्शन देगा, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई, जैसे आर स्क्वायर आ जाएगा 0.89, अब आप अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 89%, यानी 89% फ्लक्चुएशन इन वाई इज एक्सप्लेन्ड बाय द ओनली वेरिएबल एक्स। अभी हम लोग सिंगल वेरिएबल का मॉडल पढ़ रहे हैं, इसलिए मल्टीपल में जब आ जाएगा तो बाय ऑल द कोर वेरिएबल्स ऐसा वर्ड यूज करेंगे। तो आर स्क्वायर इज दी, और आपने सैंपल का कोरिलेशन कोफिशिएंट आपने पढ़ा हुआ है ना, उसी का स्क्वायर होता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। और ये सब आपको पता ही है कि अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है 100% एक्स जो है वो वाई को एक्सप्लेन कर रहा है, और आर स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, आर स्क्वायर हमेशा 0 होगा, यानी आर स्क्वायर कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर हो गया। और बट आर जो है वो तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था एस एस टी इज इक्वल टू एस एस ई प्लस एस एस आर, किया था ना?
अब आप एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो एस एस टी से, डिवाइड बाई एस एस टी, दोनों साइड एक्सप्रेशन को, तो एस एस टी बाई एस एस टी इज इक्वल टू एस एस ई बाई एस एस टी प्लस एस एस आर बाई एस एस टी। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एस एस ई एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर बाई टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा एस एस आर बाई एस एस टी। तो एक्चुअली में यही है हमारा आर स्क्वायर। देखो ना, पढ़ोगे तो एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, तो एस एस आर अपॉन एस एस टी। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया 1 माइनस एस एस आर अपॉन एस एस टी। तो ज़्यादातर जो आर सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें प्रैक्टिकल करना है उसमें एस एस आर एस एस टी ये सब वैल्यूज़ आ जाती है, तो फॉर्मूला में पुट करने में आसानी होता है। और नहीं तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा एस एस आर एस एस टी, तो भी हम लोग आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आप किस यूनिट में मेजर कर रहे हो, केजी में या कुछ में, उससे फर्क नहीं पड़ता आर स्क्वायर को, क्योंकि देखो ना, अगर केजी है तो ऊपर में भी केजी आएगा, नीचे में भी केजी आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ग्राम में अगर मेजर करते हो तो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट से आर स्क्वायर को कोई लेना देना नहीं है। आर स्क्वायर में कोई यूनिट बचता भी नहीं है, सारे कैंसिल हो जाते हैं। आर स्क्वायर कभी भी किसी क्वेश्चन में देखे हो तो उसके साथ कुछ लगा रहता है नहीं ना। आर स्क्वायर इज सिंपली 0.74 0.89 बस वैल्यू लिखी होती है। तो इस ये याद करने के लिए नोट लिखवाना है कि आर स्क्वायर को कोई नहीं फर्क पड़ता कि आप किस यूनिट में मेजर कर रहे हो, कैपिटल को डॉलर में मेजर कर रहे हो, रुपीज में मेजर कर रहे हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आर स्क्वायर इज इन फैक्ट invariant to change in the units of y and x। मतलब y और x के यूनिट पे आर स्क्वायर की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि हम केजी में लेंगे तो कुछ और आएगा, ग्राम में लेंगे तो कुछ और आएगा सेम। तो इतना बच्चे हमने आज के क्लास में कर लिया और लगभग सब कुछ देखा हुआ लग रहा है। कुछ थोड़ी बातें अलग थी, 20-30%, तो वो तो फिर हम लोग हैंडल कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन लीनियरिटीज, मतलब फंक्शनल फॉर्म। जो हमने गुजराती में चैप्टर 5 पढ़ा था ना, नॉन लीनियर में डबल लॉग, सेमी लॉग, रेसिप्रोकल मॉडल, ऐसी बातें, वो सब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉन लीनियरिटीज इन सिंपल रिग्रेशन, यहाँ से बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे और बता दें कि और आगे क्या क्या टॉपिक होने वाला है। ये करने के बाद फिर सिंपल रिग्रेशन में फिर और भी एजम्पशंस हैं, वो सारे एजम्पशंस करेंगे। एजम्पशंस के बाद फिर ओलेस एस्टिमेटर और अनबायस्ड, उसको भी शो करना है यहाँ पर। और फिर होमोसिडास्टिसिटी भी डिस्कस करना है, एस्टिमेटिंग एरर वेरिएंस। मतलब नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होने के चांसेस हैं। ज़्यादा टाइम लग ही नहीं रहा है ना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ हमें पहले से आता है वो दिमाग में तुरंत एडजस्ट किया हुआ है। हाँ ठीक है, ये तो ऑब्वियस है भाई, समेशन ई आई 0 होता है, समेशन ई आई एक्स आई 0 होता है। अब वो फिर से कैलकुलस से हम लोग डिराइव क्यों करेंगे, वो तो हमें पता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए बच्चे बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।